बच्चों की सेहत, बच्चों की लाइफस्टाइल, बच्चों की दिनचर्या को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज़ में। आप सब जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में और आज के हेल्थ गुरु हैं पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अश्विन वानी सर। वेलकम टू दिस स्टूडियो सर। तो सर, बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं बातें कम होती हैं। आज हम उन पर खुल करके बातें करेंगे और उनकी लाइफस्टाइल और छोटी छोटी बातों को भी अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि बच्चों को हम देखते हैं कि लोग बॉटल से दूध पिलाते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं आज के कुछ लोग। तो कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंस है ब्रेस्ट फीडिंग का? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के न्यूट्रिशन में, क्योंकि ये एक तरह से नींव है। किसी भी बिल्डिंग का आधार नींव रहती है, उसी प्रकार बच्चों के न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी का जो नींव है, यानी फर्स्ट वैक्सीन जो हम कहते हैं, जिसे गॉड गिफ्टेड वैक्सीन जो हम बोलते हैं, वो होता है ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि माँ का दूध। अपन कहते ही हैं कि माँ का दूध अमृत होता है जी। तो अमृत इसीलिए होता है क्योंकि माँ के दूध में बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ वो पहले से माँ के दूध में रहती है, क्योंकि माँ अपनी उम्र में सभी इन्फेक्शन झेल चुकी होती है, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी हुई रहती है। तो वही एंटीबॉडीज़ ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। तो इसीलिए पहले 6 महीने में माँ का दूध अति आवश्यक होता है। आजकल थोड़ा सा जो आजकल का रहन सहन है, फीमेल्स का जो थोड़ी सी उनकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, उसकी वजह से जो नॉर्मल डिलीवरी के परसेंटेज कम हुए हैं, उसी के कारण थोड़ा सा ब्रेस्ट फीडिंग का परसेंटेज भी अफेक्ट हुआ है जी। तो लेकिन फिर भी अगर माँ दृढ़ निश्चय कर ले, माँ मन में सोचे कि मुझे नहीं सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टेब्लिश हो जाती है। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक हार्मोन से बनती है। सिर्फ सोचने से वो हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन करके एक होता है, वो माँ के दिमाग में डेवलप होता है, वो फिर मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है और माँ का दूध डेवलप करता है। तो अगर माँ मन में इच्छा शक्ति जगाए रखे कि नहीं मुझे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, तो अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश किया जा सकता है और बॉटल फीडिंग को हटाया जा सकता है। जी सर, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को बॉटल दे देते हैं। एक उम्र के बाद गिलास में नहीं पिलाएंगे दूध, वो बॉटल में आ जाते हैं। तो क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, कैसे उसे स्टेरिलाइज करना चाहिए, क्या हाइजीन रखना चाहिए, ये बताइए सर। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमें बॉटल फीडिंग पर जाना पड़ता है, माँ को ब्रेस्ट फीड नहीं आ पाता है, बहुत सारी ऐसी लैक्टेशन फेल्योर की सिचुएशंस रहती हैं। उस केसेस में भी अब कटोरी चम्मच से दूध पिलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि बच्चों को चाहिए रहता है फ्लो से मिल्क, और कटोरी चम्मच से पिलाने में थोड़ा सा बच्चे रोते ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी सबसे सेफ़ तो कटोरी चम्मच ही होता है। फिर भी अगर बॉटल फीडिंग कराना रहता है हमें, तो हमें स्टरलाइजेशन का खास ध्यान रखना चाहिए। इसमें हमें क्या करना चाहिए, एक तो अच्छे क्वालिटी के बॉटल्स यूज़ करना चाहिए। सिलिकॉन के ही बॉटल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें भी अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए, और हर बार बॉइल्ड बॉटल ही यूज़ होना चाहिए। आमतौर पे बॉटल फीडिंग में क्या होता है कि एक बार बॉटल को भर के रख लिया जाता है, वही दूध उसे 2-3 बार में पिलाया जाता है, जो कि सबसे गलत है, जिससे कि बच्चे में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए स्टरलाइजेशन बॉटल में ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो बॉटल को बॉईल करके 3-4 बॉटल रखें साथ में, हर बार एक बड़े बर्तन में बॉटलों को धोने के बाद उसमें बॉईल कर लें मिनिमम 10 मिनट तक, और फिर वो बॉइल्ड बॉटल ही हर बार यूज़ करें। अगर बॉइल्ड अपन नहीं कर सकते तो आजकल ऑलरेडी स्टरलाइजर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जो कि जिनमें जैसे बॉइल्ड एग बनाने की जैसी मशीन्स रहती, वैसे ही स्टरलाइज़र भी रहते हैं बॉटल्स के, वो अवेलेबल हैं। तो हम उनके थ्रू भी बॉटलों को स्टरलाइज कर सकते हैं। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें हर बार बॉइल्ड बॉटल ही यूज़ करना है अगर बॉटल फीडिंग कराना है, और बचा हुआ दूध नहीं पिलाना है। बचा हुआ दूध हमें डिस्कार्ड करना है। डॉक्टर साहब, किस उम्र तक बच्चों को बॉटल से दूध पिलाना चाहिए, उसके बाद बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए? देखिए, इसमें अपन अब देखेंगे थोड़ा सा बच्चों का जो न्यूट्रिशन रहता है, वो पहले 6 महीने में तो सिर्फ दूध रहता है, या तो सिर्फ माँ का दूध, और जहाँ माँ का दूध अवेलेबल नहीं है सिर्फ उसी केस में ऊपर का दूध, और फिर 6 महीने बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री डाइट स्टार्ट कर देते हैं।
तो आमतौर पे बॉटल को हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप साल भर तक कंटिन्यू करें और साल भर के बाद उसको कम करना शुरू कर दीजिए। कम करते करते 1.5 से 2 साल तक उसको पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। 2 साल के ऊपर तो बॉटल फीडिंग बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। इसका ग्रेजुअली टैपरिंग हमें साल भर के बाद ही कम कर देना चाहिए। 1.5 साल तक बच्चे में दूध का जो रिक्वायरमेंट है, दूध की जो डाइट है, वो सिर्फ 2 बार तक आ जाना चाहिए। एक बार सुबह उठने पे, एक बार रात को सोते समय जी। इसके अलावा फिर दूध हमें नहीं करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, ज्वाला गुट्टा हो गई, वहीं जानकी करके एक सेलिब्रिटी सिंगर हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ब्रेस्ट मिल्क को डोनेट किया है और पब्लिक में ये अवेयरनेस ले आई है कि ब्रेस्ट मिल्क को डोनेट करके उन बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और अगर किसी को ज़रूरत है वो कैसे इस तक पहुँच सकते हैं, और जो लोग डोनेट करते हैं वो कैसे कर सकते हैं? आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में और कई मेट्रो सेंटर्स में जैसे ब्लड बैंक्स होते हैं, वैसे ही ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स बनाना चालू कर दिए हैं। इससे स्पेशली जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, जो समय से पहले हो जाते हैं, जिनका वज़न बहुत कम होता है, 1-1 किलो के, 26 हफ्ते के, 28 हफ्ते के, ऐसे जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, उनके लिए माँ का दूध बहुत अच्छा होता है, तो उन्हें भी अवेलेबल हो जाता है। और बहुत सारी बीमारियों में माँ का दूध एक तरह से अमृत होता है। अब जैसे एक NEC करके एक बच्चों की बीमारी होती है, उसमें भी अगर हम शुरू करें तो माँ के दूध से ही शुरुआत करते हैं फिर उसमें, तो ऐसे समय में भी माँ का दूध हमें अवेलेबल हो जाता है। तो हमें आजकल ऑनलाइन सब जगह ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स करके स्टार्ट हुए हैं, तो उन पर सर्च करके वहाँ पे अगर किसी को अधिक मात्रा में मिल्क होता है किसी माँ को, तो वो वहाँ पे डोनेट कर सकती है। और घर में भी हम ब्रेस्ट मिल्क को एटलीस्ट 6 से 7 घंटे निकाल के रख सकते हैं फ्रिज में या नॉर्मल ठंडे टेम्परेचर पे साफ बर्तन में। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि मन में ये क्वेश्चन आता है कि जो माँ ब्रेस्ट मिल्क डोनेट करना चाहती हैं, तो उनको क्या सफाई के मेजर्स लेने चाहिए, क्या चीज़ इनपुट करने चाहिए जिससे जो अगले बच्चे को पास जा रहा है वो ब्रेस्ट मिल्क, तो उनके पास अच्छी तरीके से पहुँचे? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है साफ बर्तन में लेना है। आमतौर पे हम जो एडवाइस करते हैं हॉस्पिटल्स में, वो रहता है एक स्टील की छोटी डिब्बी ढक्कन वाली, जिसे कि धोने के बाद बॉईल कर लेना है और फिर उसमें लेना है, वो उसमें निकालना है। और माँ को अपनी साफ़ सफाई का तो ध्यान रखना ही है, डेली नहाना है। आमतौर पे होता है कि डिलीवरी के कई दिनों बाद तक माँ को नहलाया नहीं जाता है, उसे ओढ़ा के ही रखा जाता है, जो कि आज के समय में वो प्रथाएं वो गलत है। पुराने ज़माने के समय की प्रथाएं वो उसके हिसाब से थी, लेकिन आज का समय अलग है, आज की सुविधाएं अलग है, तो इस हिसाब से माँ को जितनी जल्दी मोबिलाइज़ करें, जितनी जल्दी फ्री करें, ये अच्छा रहता है। तो माँ डेली नहा सकती है, उसमें डेली साफ़ सफाई का ध्यान रख सकती है, बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर कि जो रात में बच्चों को बॉटल रख देते हैं और वो बच्चे बॉटल से लेकर के फीडिंग करते हैं, तो सर वो बॉटल से कितने उम्र तक, तो वो आपने बता दिया कि 2 साल के बाद हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन सर वो बच्चे जब रात में फीड करता है उस बॉटल से, तो कितना नुकसानदायक और हानिकारक होता है उसके स्वास्थ्य के लिए? ये सबसे नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें एक तो बच्चे की जो बॉटल की जो हैबिट है वो कभी नहीं छूटेगी जी। बच्चे को एक्चुअली सकिंग की हैबिट होती है, ये एक सकिंग एक न्यूनेटल रिफ्लेक्स होता है जो भगवान ने दिया हुआ रहता है, उसे कुछ न कुछ चीज़ सकिंग करने के लिए चाहिए रहता है एक उम्र तक सोने के लिए। तो अब आप अपन जैसे जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग सक करते करते बच्चे सोते हैं, लेकिन हम बॉटल को सक करते हुए छोड़ देने में बहुत सारे खतरे रहते हैं, जिसमें सबसे पहला डेंजर रहता है उसमें कीटाणु डेवलप होने का। मुंह एक अपने जो मुंह के फ्लोराज रहते हैं, मुंह में फंगल इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, मुंह में सफ़ेद परत बन जाती है बॉटल अगर ज़्यादा देर मुंह में रहे, और बहुत देर तक बॉटल से सक करते रहे तो थोड़ा डेंटिशन में भी इफ़ेक्ट आता है, दांत के शेप्स बिगड़ने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हमें बॉटल फीडिंग तो जितना हो सके जल्दी छुड़वा देना। गाय का दूध कब से पिलाना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, कोई भी टॉप मिल्क हो वो यूजुअली हम 12 महीने के बाद एडवाइस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जितना भी एक्सटर्नल प्रोटीन जो रहते हैं, जो जैसे काउज मिल्क प्रोटीन हो गया या कोई भी एक्सटर्नल प्रोटीन हो, वो बॉडी रिएक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो
हम यूजुअली एडवाइस करते हैं आफ्टर 1 ईयर कोई भी टॉप मिल्क, जब काऊ मिल्क हो गया, बफेलो मिल्क हो गया। बच्चे होने के बाद सर हम देखते हैं कि अगर उनको खाना देने लगते हैं लोग तो सेरेलैक पहले देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सेरेलैक कितना अच्छा होता है या फिर ये ख़राब होता है सेहत के लिए? खिचड़ी, दलिया या प्यूरी फॉर्म में कुछ हम घर का बनाया हुआ बच्चों को दे सकते हैं? सर आपको क्या लगता है? देखिए, अब सेरेलैक ऐसा हम बहुत अच्छा भी नहीं है और ऐसे बहुत ख़राब भी नहीं है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो ख़राब है, लेकिन कोई उसका फ़ायदा है ये भी नहीं है। अगर आप घर का सेरेलैक बना सकते हैं, घर की खिचड़ी बना सकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें बच्चे को ग्रैनुलैरिटी मिलती है, उसमें बच्चे को टेक्सचर मिलता है एक, वो अपन उसको उसके एज के अकॉर्डिंग, उसके टेक्सचर के हिसाब से अपन वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब सेरेलैक में एक पर्टिकुलर टेक्सचर रहेगा, वो उसको फिर चबाने नहीं सीख पाएगा बच्चा, उसको चबाने की आदत नहीं बनती है। अब ठीक है, जो वर्किंग मदर्स हैं, जो नहीं कर पाती हैं भाई, जो नहीं बना पा रही हैं एट टाइम्स, उनके लिए ठीक है सेरेलैक अपन एक आध बार खिला दिया बना के। जब हम नहीं बना पा रहे हैं, ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, वहाँ से ऐसे के लिए ये रेडी और पैक्ड फूड सेरेलैक ये सब ठीक है, लेकिन इनका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। कि अब सब लोगों का मानना ये हो गया है कि सेरेलैक मतलब कोई जो उसमें बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा मिली हुई है, कुछ बहुत वो ज़्यादा अच्छा है अपनी घर के बनाए हुए खिचड़ी से, ऐसा नहीं है। वो बस इजी टू यूज़ है, इजी टू मेक है जी। आप लेकिन अगर घर का बना सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें उसके एज के अकॉर्डिंग उसका टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। अब जैसे 6 महीने से लेकर 8 महीने में हमें एकदम पेस्टी कंसिस्टेंसी देना पड़ती है, तो हम वो कर सकते हैं। 8 महीने से 10 महीने में हम थोड़ा उसको सॉलिड रख सकते हैं, तो हम वो कर सकते हैं। ये फ़ायदा है घर का बनाने। डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि जो लोग अपनी सेहत में ज़्यादा ध्यान देते हैं वो अपनी डाइट मेंटेन करे हुए हैं, फ़्लो चार्ट बना करके रखते हैं। उनकी बातें तो होती हैं, लेकिन बच्चों के फ़्लो चार्ट, बच्चों की डाइट, जो क्या आदर्श डाइट होती है एक छोटे बच्चे की? इसी में मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, बच्चों में कोई फ़्लो चार्ट नहीं, कोई डाइट चार्ट। हमें बच्चे की डाइट बच्चे के हिसाब से, उसकी पसंद, उसकी वो क्या पैटर्न बन रहा है, उसका रूटीन क्या बन रहा है, उसके हिसाब से हमें उसकी डाइट बनाना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें बच्चों के 2 डाइट में मिनिमम, अब जैसे पहले 6 महीने तक ठीक है, उन्हें 3 घंटे में फीडिंग लगता है, फिर भी अगर बच्चा हेल्दी है, नॉर्मल वजन का है, तो वो अपने हिसाब से डिमांड कर लेता है जी। तो भी हमें ऐसा कोई फिक्स्ड आवर्स या फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं रखना पड़ता है फीडिंग का, उसकी जब ऑन डिमांड आए तभी खिलाना है। ऐसा ही हमें थोड़ा सा बड़े बच्चों में भी करना रहता है। हमारी जो क्या कहें उसको संस्कृति कह लो, या दादियाँ नानियाँ कह लो, या माताएँ कह लो, वो बच्चों के खाने पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें टेंशन और चिंता रहती है कि बच्चा खा नहीं रहा है। उनके मन में एक ही चिंता रहती है, बस खा 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 खा। ये नहीं करना है बच्चे के पीछे। बच्चे को खाने के पास आने देना है, खाने को पीछे लेके नहीं भागना है बच्चे के। तो ये कैसे संभव है? ये ऐसा है कि हमें 2 डाइट के बीच में मिनिमम 4 आवर्स का कंप्लीट फास्टिंग रखना चाहिए। 4 आवर्स भी कब तक? साल भर तक। साल भर के बाद इसका गैप और हमें थोड़ा 5 से 6 घंटे करना पड़ता है। साल भर के बाद हमें मेनली 4 डाइट का प्लान फॉलो करना रहता है। 2 नाश्ता, 2 खाना, 2 लाइट मील्स, 2 नॉर्मल मील्स, और 1 नाइट मील फ्रूट्स का होना चाहिए। 1 लाइट मील यूजुअली जो शाम का नाश्ता हम बोलते हैं वो फलों का होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा अगर गैप देंगे, बच्चों में फास्टिंग पीरियड बनाएंगे। अब आमतौर पे क्या होता है, बच्चे चलते फिरते घर में कुछ न कुछ खाते रहते हैं। 2 घंटे में थोड़ी बार 1 बिस्किट खा लिया, फिर 2 घंटे बाद 2 चिप्स खा लिए, फिर 2 घंटे बाद थोड़ा सा कुछ पी लिया उसने, 2 घंटे बाद 2 घूंट दूध पी लिया। तो इससे उनका प्रॉपर भूख नहीं लगती उनको, और प्रॉपर खाना नहीं हो पाता है जी। तो थोड़ा सा हमें उनके फास्टिंग का ध्यान रखना है, और सिर्फ खा नहीं करना है। बच्चे को खाने के पास आने देना है। आधे घंटे से ज़्यादा फीडिंग टाइम नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। आधे घंटे में जितना खा रहा है ठीक है, नहीं खा रहा है छोड़ दीजिए जी। ओल्ड पेरेंटिंग में हम देखते हैं और आज की पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं हमें अंतर दिखता है। तो सबसे बड़ा अंतर मुझे सर डॉक्टर साहब शुगर को लेकर के दिखता है कि पहले शुगर दे देते थे, लेकिन आज के पेरेंट्स शुगर नहीं देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? अभी थोड़ा सा इसमें साइंटिफिक फैक्ट भी है और थोड़ा सा उसको एग्जैजरेट भी कर दिया गया है जी। साइंटिफिक फैक्ट ये है कि हम यूजुअली
हाई इलेक्ट्रोलाइट्स और हाई चीज़ें 1 ईयर के नीचे अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी किडनीज डेवलप पूरी तरह नहीं हुई रहती हैं बच्चों की, इसलिए एक्सेसिव सॉल्ट और एक्सेसिव शुगर हम मना करते हैं। बट ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नहीं देना है, आप 6 से 8 महीने बाद थोड़ा थोड़ा मात्रा में देना शुरू कर सकते हैं। बट ये है कि उसे इतना मतलब आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं देना है, आप उसको इतना ना दे कि उसका टेस्ट चेंज हो जाए, क्योंकि फिर वो ये इंटेंस टेस्ट होता है एक मीठा टेस्ट, तो बच्चा फिर उसके लिए एडिक्ट हो जाता है। इसलिए हम अवॉइड करवाते हैं कि बच्चे के टेस्ट सभी प्रकार के डेवलप हो सके साल भर के नीचे, वो किसी एक इंटेंस टेस्ट पे अटका न रह जाए। अगर उसने साल भर से पहले कोई अच्छी एक मीठी चीज़ खा ली तो फिर वो बार बार उसी चीज़ को ढूंढता है, वो उसी के तरफ जाएगा, वो फिर बार बार वही चीज़ खाएगा। तो इसलिए वो अवॉइड करने के लिए हम एक्सेसिव शुगर अवॉइड करते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा आप दे सकते हैं, थोड़ा गुड़ डाल सकते हैं, थोड़ी शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट ये कि उसका टेस्ट चेंज ना हो और हर प्रकार की चीज़ें दें, एक ही चीज़ ना दें जी। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा शुगर ऐड कर सकते हैं, पूरी तरह लेकिन मीठा नहीं करना है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड नहीं करना है, थोड़ा उनके किडनीज पे लोड ना है उसका ध्यान रखना जी। पेसिफायर्स या चुस्नी बोलते हैं सर उसे हिंदी में, बच्चों को थमा दी जाती है कि वो रोए ना। आपको लगता है कि सर ये खतरनाक है या फिर ये अच्छी चीज़ है? देखिए, अब एक टाइम लिमिट तक ठीक है पेसिफायर। अब बच्चों में ऐसा हो जाता है कि पेसिफायर फिर वो हमेशा ही पेसिफायर पे आ जाते हैं जी। वो गलत है, वो 24 आवर्स उसके मुंह में वही रहता है, वो भी गलत है। उसमें भी वही फिर इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, डेंटिशन खराब होते हैं। पेसिफायर थोड़े समय तक ठीक है, और वो भी एक पर्टिकुलर 1-2 दिन के लिए, थोड़ा बहुत टीथिंग के समय जब बच्चे इरिटेट होते हैं उस समय दे दिया। हर रोने के लिए पेसिफायर देना ये गलत है। अपने को बच्चे के रोने के बहुत सारे कारण होते हैं। रोने का सबसे बड़ा कारण एक भूख रहता है, दूसरा कारण उसको डिमांड भी रहती है, उससे बातें करने की डिमांड रहती है, उसकी इमोशनल डिमांड्स रहती हैं, उसे गोदी में आने की डिमांड रहती है, उससे खेलने की डिमांड रहती है। तो हमें उन डिमांड को देखना चाहिए। वे पेसिफायर की तरफ क्यों जा रहे हैं सब लोग? टाइम नहीं है, जॉइंट फैमिलीज नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, संभालने वाले नहीं है बच्चे को, इसलिए पेसिफायर पे सब अधिकतर जा रहे हैं। तो हमें दूसरी तरफ भी उसके देखना चाहिए। सिर्फ पेसिफायर ही करेंगे तो उसके फिर इमोशनल बॉन्डिंग, सोशल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जी। हम देखते हैं जब बच्चा मोटा होता है तो बोलते हैं स्वस्थ है, जब अगर पतला हुआ तो बोल लेते हैं कुपोषित है। क्या वेट से सर हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कुपोषित है या स्वस्थ है? नहीं, मोटा होना भी एक प्रकार का कुपोषण ही है। ओबेसिटी वो दुबले होने से ज़्यादा माल न्यूट्रिशन में आता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बीमारियां होती हैं जी। तो इसलिए हमें सिर्फ वेट के पीछे नहीं जाना है, हमें बच्चे का डेवलपमेंट देखना है, उसके मिनरल्स, उसके विटामिन्स, उसके आयरन, इनकी इनटेक जा रही है कि नहीं शरीर में, ये देखना है। वेट की एक बहुत बड़ी रेंज होती है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। अधिकतर माँ की कंप्लेंट्स होती है कि हमारा बच्चा बहुत दुबला है क्लास में, तो वो कंपैरिजन नहीं करना है आपको जी। वेट का रेंज होता है, नॉर्मल वेट का रेंज, उस रेंज में है आपका बच्चा तो ठीक है। और डेवलपमेंट और एक्टिविटी पे हमें ध्यान देना है, उसका अटेंटिवनेस पे ध्यान देना है, उसके एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, सिर्फ वेट पे ध्यान नहीं देना है। ओबेसिटी भी एक प्रकार का माल न्यूट्रिशन ही है जी। डॉक्टर साहब, माता पिता को हम देखते हैं कि आजकल वो समझ नहीं पाते बच्चों के संकेत, तो क्या ऐसे संकेत होते हैं कि तुरंत ही सिंबल्स उनके समझ के वो डॉक्टर के पास चले जाएं? अब हम इसमें अब जैसे कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं बच्चों में, अब डेवलपमेंटल कुछ रेड फ्लैग्स की बातें करूंगा मैं इसमें। अब बीमारियों के रेड फ्लैग्स की बातें तो नहीं कर सकते अपन यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत फिर वास्ट हो जाता है। फिर भी कुछ बीमारियों के रेड फ्लैग्स में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो बच्चा सुस्त, बहुत देर से सुस्त पड़ा है, दूध नहीं पी रहा है, बच्चा ठंडा हो रहा है, बच्चे की सांस की गति अलग चल रही है, रूटीन से अलग है, तो हमें इन चीज़ों में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए बीमारियों के संकेत में। और उसकी मतलब रूटीन से अलग कोई भी बहुत एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लंबे समय तक हो रही हैं, तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। और कुछ डेवलपमेंटल रेड फ्लैग्स होते हैं जिनमें हमें उसके डेवलपमेंट
के बारे में फिर हमें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। इसमें यह है कि बच्चा अगर 1.5 साल के बाद भी चलना ना सीख पाए, 1 साल के बाद भी बैठना ना सीखे, 2 साल के बाद भी 1-2 शब्द भी ना बोल पाए, उसका खेल नॉर्मल बच्चों के खेल से अलग रहे, अकेले में खेलना ज़्यादा पसंद करे। आजकल के समय में ऑटिज़म एक का जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अब कारण अपन कह सकते हैं उसमें, वेब कह लो, न्यूक्लियर फैमिली कह लो, मोबाइल कह लो, बहुत सारी फैक्टर्स हैं। फिर भी हमें ऑटिज़म को अगर हम अर्ली पिक कर लेते हैं अर्ली एज में और उसकी थेरेपी करते हैं तो फिर वो काफ़ी समय, फिर 5-6 साल तक बच्चे नॉर्मल स्ट्रीम में आ जाते हैं जी। तो इसलिए उसके जो अर्ली रेड फ्लैग्स होते हैं उसमें यही है कि एक तो लेट बोलना, लैंग्वेज डिले सबसे प्रमुख कारण आ रहा है अभी सामने ऑटिज़म का, सबसे प्रमुख सिम्टम वो हमें ध्यान रखना है। बच्चा देर से बोल रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है कि बोल लेगा, ये हमारा बच्चा तो 3 साल में बोला था तो ये भी बोल लेगा, ऐसा नहीं करना है। आप कंसल्ट कर लीजिए, हो सकता है 3 साल में बोल ले, बट एक अपन ऑटिज़म रूल आउट कर लें। तो ये सब कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं डेवलपमेंट के जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सर, आप ऑल ओवर एक ऐसी चीज़ें बताइए जो इम्यूनिटी, उनके हेल्थ और सर उनकी डाइट को लेकर बच्चों को, जो कि माता पिता को जानना बहुत ज़रूरी है। अब ओवरऑल एक अपन हेल्थ के हिसाब से, जिसमें डाइट हो गया, इम्यूनिटी हो गई, इन सब का अगर अपन बोले बच्चे का, तो हम शुरुआत करते हैं जन्म से जी। तो बर्थ से लेके 6 महीने तक तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही मिले, बच्चा माँ के दूध पर ही रहे। ये आप मान लीजिए कि फार्मूला फीड पे बच्चे का वज़न बहुत जल्दी बढ़ता है, बच्चा बहुत चबी दिखता है, तो उसके कारण माताएं आजकल बहुत अट्रैक्ट होने लग गई हैं फार्मूला फीड के लिए जी। कि बच्चा एकदम चबी होने लगता है, लेकिन उससे बच्चे की इम्यूनिटी वीक रहती है। तो इसलिए आप ब्रेस्ट फीडिंग को ही प्रायोरिटी दें और बॉटल फीडिंग या फार्मूला फीड को ये सिर्फ जब भी यूज़ करें तब अपने पास कोई और ऑप्शन ना हो जी। अब आते हैं अपन 6 महीने से के बाद के डाइट पे। 6 महीने के बाद का जो डाइट होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डाइट, यानी कॉम्प्लीमेंट्री यानी ये ब्रेस्ट फीडिंग को कॉम्प्लीमेंट करेगा, ये उसका मेन डाइट नहीं होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री डाइट होगा। इसमें हम शुरुआत करते हैं पहले लिक्विड चीज़ों से। लिक्विड यानी एकदम पानी नहीं होता है, थोड़ा पेस्टी कंसिस्टेंसी वाला लिक्विड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम चावल की माड़ बोलो, खिचड़ी, घुटी हुई खिचड़ी ले लीजिए, केले और दूध का मैश ले लो अपन, फलों के रस ले लीजिए, संतरा, मौसम्बी, अंगूर, जो भी क्लियर फलों के रस बनते हैं वो हम दे सकते हैं। ये आता है 6 महीने के बाद, जिसमें हम 1-2 बार से शुरू करते हैं और बच्चा जितना पीता है उतना ही देते हैं। उस समय की फीडिंग बंद करके 2 बार से शुरू करिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, और धीरे धीरे हर 15 से 20 दिन में इसकी कंसिस्टेंसी भी हमें बढ़ाती जानी है। यानी लिक्विड से फिर हमें प्यूरी पे आना है, प्यूरी से फिर हमें पेस्ट एकदम थिक इस पे आना है, फिर थिक से फिर सॉलिड पे आना है। जो 8 से 10 महीने का जो पीरियड होता है, ये पीरियड होता है चबाना सिखाने का, बच्चों को च्यूइंग सिखाने का। तो इस समय हमें प्यूरी और मैश चीज़ों के बजाय चॉप्ड चीज़ें देना है, कटी हुई चीज़ें। जैसे आप बनाना मैश करने के बजाय बनाना के बारीक पीस दीजिए उसको, तो वो चबाना सीखेगा। एप्पल के बारीक पीस दीजिए तो वो चबाना सीखेगा। खिचड़ी पूरी मत घोटिए, थोड़े से उसमें ग्रैनुलरिटी रहने दीजिए तो वो चबाना सीखेगा। तो इसलिए सही उम्र में सही कंसिस्टेंसी और सही फूड देंगे तो बच्चा कभी भी आगे जाके खाने में परेशानी नहीं करेगा जी। और 10 से 12 साल में, फिर 12 साल तक हमें धीरे धीरे उसका रूटीन हमारे घर के रूटीन के हिसाब से लाना है। जो हमारा आपके जो अपने कल्चर का जो डाइट है, जो आपके कल्चर का डाइट है, उसके हिसाब से उसको डालना है। आपके घर में कितने डाइट हैं उसके हिसाब से उसको डालना है। कई सारे घर होते हैं जहाँ पे 3 डाइट का रहता है, कहीं 2 डाइट का ही रहता है, तो अपने बच्चे को भी उसके हिसाब से अपने को ढालना है जी। और अपन जब सब लोग साथ में बैठ के खा रहे हैं उसी समय उसको भी बैठ के खिलाने की आदत डालना है। टीवी देखते हुए खिलाना ये सबसे गलत है, मोबाइल देखते हुए खिलाना ये गलत है। ठीक है, बच्चा धुन में खा लेगा, उसमें आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये उसके लिए सही नहीं है, वो फिर आगे जाके नहीं खाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें हटाना है।
आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा दीजिए मैक्स एक बार खिलाने में। जितना खा रहा है उतना ही खिलाइए। बच्चे को कोई उसके बॉडी पे इफेक्ट नहीं आएगा, वो धीरे 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 करके उसका न्यूट्रिशन उस रूटीन में बना ले। जी, तो आज हमने डॉक्टर साहब से इतने सरल तरीके में समझा कि कैसे जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग से लेकर के जब 10 साल का बच्चा हो जाता है तो कैसे उसको आपके कल्चरली डाइट में ले आना रहता है। इस पूरे टाइम गैप को हमने स्वस्थ चीज़ों में समझा कि कैसे स्वस्थ रह सकता है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। और भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MP न्यूज़ के साथ।